Welcome to second class of June Current Affairs for Prelims 2021। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने जून में एक डिफेंस पैक्ट साइन किया जिसका नाम है म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अग्रीमेंट। तो प्रीलिम्स में सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि MLSA कौन सी कंट्री के साथ साइन किया। आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्या ऑस्ट्रेलिया ऐसी पहली कंट्री है जिसके साथ हमने एक मिलिट्री के लिए लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन किया है? नहीं। USA, फ्रांस और सिंगापुर के साथ हमारा पहले से इस तरह के एग्रीमेंट्स हैं। क्वेश्चन आ जाए MLSA नहीं, क्वेश्चन आ जाए लेमोआ या बेका या कॉमकासा या GSO-MIA, ये कौन सी कंट्री के साथ साइन किए हमने ये मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए एग्रीमेंट्स? इंडिया US। ठीक है, इंडिया US के एग्रीमेंट्स हैं सिंपल। तो आपको बस वर्ड्स ध्यान रखने हैं, डिटेल्स जरूरी नहीं है, कंट्री मैच करने को आ सकती है सिंपली। और क्या होता है समिट में, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का समिट हुआ था, इंडिया का जो 2+2 मैकेनिज्म है उसमें कौन मिलते हैं? डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स। ये 2+2 मैकेनिज्म इंडिया का USA के साथ है, जापान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है। लेकिन USA और जापान के साथ ये मिनिस्टीरियल लेवल पे था। ठीक है, मिनिस्टर्स मिलते थे, डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ ये सेक्रेटरी लेवल पे था पहले। लेकिन जब जून 2020 में मीटिंग हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की, देन वी डिसाइडेड कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम मिनिस्टीरियल लेवल पे ही इसको किया करेंगे अब। ठीक है, तो आपको पेपर के लिए क्या ध्यान रखना है कि इंडिया का 2+2 मैकेनिज्म डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स के लिए होता है मिनिस्ट्रियल लेवल पे USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, ये चीज हमने अभी अपग्रेड करी है, इससे पहले सेक्रेटरी लेवल पे होती थी। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, जनरल चीज़ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में। मालाबार नेवल एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया ने पार्ट लिया था 2020 में, लेकिन ये पहली बार नहीं था। इससे पहले 2007 में भी ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार नेवल एक्सरसाइज में पार्ट लिया हुआ है। मालाबार कोस्ट कहाँ पे है? जैसे ये हमारा इंडिया है, सदर्न इंडिया, तो ये वाली कोस्ट है मालाबार कोस्ट। तमिलनाडु वाली साइड कोस्ट है कोरामंडल कोस्ट। मालाबार नेवल एक्सरसाइज, नाम तो मालाबार यूज हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि यहीं पे हो। कभी इंडियन ओशन में होता है, कहीं कभी किसी और जगह होता है। ठीक है, बस नाम यहां से लिया गया है। तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया ने पार्ट लिया 2020 में, अदरवाइज ये रेगुलरली पहले नहीं था। बट हाँ, ऐसे पहली बार भी नहीं है, 2007 में भी पार्ट लिया था। क्वाड का पार्ट है ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल है, USA, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। कॉमनवेल्थ और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, दोनों में ही इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों पार्ट्स हैं। RCEP में ऑस्ट्रेलिया है लेकिन इंडिया नहीं है। क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कोई FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? नहीं है, अंडर डिस्कशन है। इंडिया का FTA ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों के साथ डिस्कशन में है, बट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। और एक रिलेटेड फैक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑस्ट्रेलिया से क्या चीज़ ली थी? कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया और जॉइंट सेटिंग आइडिया। बाकी तीसरी चीज़ भी है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि कॉन्करेंट लिस्ट और जॉइंट सेटिंग ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी बोरोड दिस आइडिया। इंपॉर्टेंट बात प्रीलिम्स के लिए, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी 2035 किस कंट्री ने रिलीज करी? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इस नाम को पढ़ के आपको लगेगा नहीं कि इसमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ इंडिकेशन है। ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शंस में होगा USA, UK, ऐसा कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज़, क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू कोलंबो प्लान मोबिलिटी प्रोग्राम कौन सी कंट्री का है? ये भी ऑस्ट्रेलिया का है। ऑप्शन में डेफिनेटली श्रीलंका दिया होगा, बिकॉज कोलंबो इज कैपिटल ऑफ श्रीलंका। लेकिन इस प्लान का श्रीलंका से कोई लेना देना नहीं है। फॉर सम रीज़न ऑस्ट्रेलिया का ये प्लान है, इसमें कुछ नहीं होता। वो अपने स्टूडेंट्स को एंकरेज करते हैं कि वो बाकी देशों में जाके पढ़ाई करें, नथिंग एल्स। तो बस आपको टर्म्स ध्यान रखनी है दैट दीज आर रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है, सिडनी नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मैप देखो, सिडनी कैनबेरा आसपास हैं, बट कैपिटल इज कैनबेरा, ना कि सिडनी, ना ही मेलबोर्न। ओके, क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड, इंडिया भूटान साइन पैक्ट फॉर फर्स्ट जॉइंट वेंचर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। डिटेल्स ज़रूरी नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है कि इंडिया कौन सी कंट्रीज़ के साथ इलेक्ट्रिसिटी में ट्रेड करता है, इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं या देते हैं।
तो आंसर आएगा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, जो बाकी कंट्रीज हैं उनके साथ नहीं है। पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है तो नहीं, अफगानिस्तान के साथ कर नहीं सकते क्योंकि बीच में पीओके के थ्रू पाकिस्तान ने रास्ता रोका हुआ है। श्रीलंका के साथ हम ट्राई कर रहे हैं बट बीच में समुद्र है तो इसलिए नहीं है। तो जो बाकी बची कंट्रीज उनके साथ हम इलेक्ट्रिसिटी में ट्रेड करते हैं, इसको ऐसे ध्यान कर लो। अगर आप थोड़ा और मेहनत करने को तैयार हो तो क्या करो कि ये जो नाम है ना, नामों को एक बार पढ़ लो। जैसे एग्जाम में सिंपली क्वेश्चन आ जाएगा कि वांगचू पावर प्रोजेक्ट इंडिया का कौन सी कंट्री के साथ है, आंसर होगा भूटान। ठीक है ना। कई जगह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे अरुण 3 है। अरुण 3 एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है नेपाल में, जो इंडिया हेल्प कर रहा है बनाने के लिए। कुछ ट्रांसमिशन लाइन होती है कि इंडिया नेपाल में आपको इलेक्ट्रिसिटी लेनी है देनी है, तो उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो एक ट्रांसमिशन लाइन है धलकेबार मुजफ्फरपुर ट्रांसमिशन लाइन। तो आपको करना क्या है, आप 2-3 बार इन वर्ड्स को पढ़ लो कि कौन सी कंट्री के साथ है। जैसे इस न्यूज़ आर्टिकल में जो वर्ड्स हैं वो है खोलोंगचू रिवर, चूका, खुरीचू, ताला, मंगेचू। ठीक है ना, ये वर्ड्स आ गए तो आंसर मार्क कर देना भूटान। ऐसे इन नाम्स को एक बार पढ़ लेना और इसमें कुछ नहीं करना। ध्यान रखो श्रीलंका के साथ एक ट्रांसमिशन लाइन प्रपोज्ड है मदुरई से, बट वो बनी नहीं है अभी। ठीक है, ना ही सैंक्शन हुई, वो सिर्फ प्रपोज्ड है। साउथ एशिया रीजन में इलेक्ट्रिसिटी में और ट्रेड हो अच्छे से, इंटीग्रेशन अच्छा हो, उसके लिए इन द ईयर 2000 एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, साउथ एशिया रीजनल इनिशिएटिव फॉर एनर्जी इंटीग्रेशन फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन सार्क नेशंस। अगर यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछता है तो डेफिनेटली बोलेगा कि इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ सार्क, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, जबकि गलत है। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ यूएसएड, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो है इट इज़ परफेक्टली फॉर सार्क ओनली, लेकिन इट इज़ नॉट एन इनिशिएटिव ऑफ सार्क, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ यूएसएड। सार्क का इनिशिएटिव क्या था, सार्क फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर एनर्जी कॉपरेशन। सार्क समिट कहाँ पे हुआ था 2014 में, नेपाल में। तो वहाँ पे सभी 8 देशों ने इस पे साइन किया था, फॉर कॉपरेशन इन इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड। सिंपल। इंडिया जॉइंस ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जून 2020 में। कुछ भी नहीं है, एक ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कंट्रीज कोऑपरेट करेंगी। तो आपको बस 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्या इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, तो हाँ बिल्कुल है। दूसरी बात, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो जो OECD का हेडक्वार्टर्स है पेरिस में, वही इसका हेडक्वार्टर्स है। बस सिंपल। दूसरी छोटी सी न्यूज़ थी कि जून 2020 में चाइना पाक साइंड अ डील फॉर कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन झेलम रिवर। ठीक है, प्रोजेक्ट एट कोहाला एट झेलम रिवर। तो क्वेश्चन सिंपली आ सकता है कि जो कोहाला पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी पे है, झेलम पे है। ठीक है, इट इज़ इन पीओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ चाइनाज सीपेक। और 1-2 प्रोजेक्ट थे इस एरिया के जो न्यूज़ में थे, वो है आज़ाद पतन प्रोजेक्ट ऑन झेलम एंड दियामर भाषा प्रोजेक्ट ऑन इंदस। याद करना चाहो कर लो, वन 1-2 बार पढ़ लो, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये। जून की न्यूज़ है FATF, इंडियन ऑफिशियल्स अटेंड वर्चुअल EAG प्लीनरी मीट। आपको क्या पता होना चाहिए, देखो FATF आपको पता है। FATF क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1989 में इसको G7 ने बनाया था टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना। मान लो मेरे पास बहुत सारा कैश है, लेट अस से 100 करोड़ रुपीस कैश है मेरे पास, मुझे उसको ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करना है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं अपने बैंक में जाके जमा करा दूं, बट फिर गवर्नमेंट पूछेगी तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया, ये इनकम का सोर्स क्या है, कहीं तुमने कोई ड्रग्स की स्मगलिंग करके, वेपन स्मगलिंग करके तो पैसे नहीं कमाए। ठीक है ना, तो कोई 2 नंबर का धंधा तो नहीं किया हुआ। तो इसलिए मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। सॉरी, ये जो स्पेलिंग है ना गलत है लॉन्ड्रिंग की। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जनरली लोग क्या करते हैं कि विदेशों में कोई कंपनी होती है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, तो वहाँ पे कैश भेज दूंगा किसी तरह से, एंड वहाँ से फिर बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र होकर मेरे इंडिया अकाउंट में आ जाएगा।
तो दैट इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में जनरली इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस रहती है, इसलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। तो G7 ने ये FATF इस पर्पज से बनाया था। 2001 में जब यूएस पे अटैक हुआ था 9/11, तो उसके बाद इसका स्कोप बढ़ा दिया गया। इन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के साथ FATF विल ऑल्सो लुक इनटू टेरर फाइनेंसिंग केसेस, ठीक, क्योंकि जनरली इंटरनेशनल टेररिज्म में भी इंटरनेशनल फंडिंग काफ़ी रहती है। इसका हेडक्वार्टर भी सेम OECD फ्रांस में। इसके 39 मेंबर्स हैं। तो मेंबर्स में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ FATF। इंडिया, चाइना, USA सब इसके मेंबर हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। मैक्सिमम लोग पाकिस्तान को येस मार्क करके आएंगे, क्योंकि न्यूज़ में आता रहता है कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, है ना। अब ऑब्वियसली बात है, मेंबर होगा तभी डालेंगे ना ग्रे लिस्ट में, लेकिन ऐसा है नहीं। पाकिस्तान इन 39 मेंबर्स में से नहीं है। क्यों नहीं है, मतलब चलो नहीं है, अगर नहीं है तो FATF ने उसको ग्रे लिस्ट में कैसे डाल दिया, वही क्वेश्चन हो सकता है ना। तो उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो FATF है वो तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसकी कुछ कुछ रीजनल बॉडीज़ हैं, ठीक है। तो जो रीजनल बॉडीज़ हैं, जैसे एक है EAG, ईस्ट एशियन ग्रुप, इसमें एशिया की कुछ कंट्रीज़ हैं, ये EAG है। ये जो आपको लाइट कलर में कंट्रीज दिख रही है ना, हल्के कलर में, ये EAG के पार्ट है। तो जो यूरेशियन ग्रुप है FATF का, उसमें इंडिया है, चाइना, रशिया, बहुत सारी कंट्री है। UPSC कभी नहीं पूछने वाला कि EAG वाले में कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री नहीं है। फिर भी अगर आप याद करना चाहते हो तो इतना ध्यान दे लो कि इसमें इंडिया, चाइना जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं सारी, ठीक है ना। एक जो चमक रही है अलग से मंगोलिया और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये लोग नहीं है। अच्छा, ग्रे लिस्ट में कैसे डाल देता है FATF पाकिस्तान को? क्योंकि पाकिस्तान एशिया पैसिफिक ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। एशिया पैसिफिक ग्रुप इज अ FATF रीजनल बॉडी, जिसका मेंबर APG, एशियन पैसिफिक ग्रुप का मेंबर है पाकिस्तान, एंड इसलिए FATF एक्शन लेके उसको ग्रे लिस्ट में डाल देता है। अदरवाइज प्रॉपर मेंबर नहीं है पाकिस्तान FATF का, ठीक है। अच्छा, इंडिया जो है ना वो इन दोनों का है, इंडिया इसमें भी है, इंडिया इसमें भी है। चलो, और इसमें अगर आपको EAG के बारे में याद करना है कुछ तो आप कर सकते हो कि इट्स अ रीजनल बॉडी ऑफ FATF। इट इज़ एन एसोसिएट मेंबर ऑफ FATF। 2004 में बनी थी, एंड इंडिया इसका मेंबर 2010 में बना था। 3 बड़ी कंट्रीज जो इसका पार्ट है, चाइना, इंडिया, रशिया। ध्यान रखो कि पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है। इसमें और कुछ है नहीं याद करने के लिए। मेन जो क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है वो FATF पे ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, FATF एक रिपोर्ट निकालता है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट 2020। ये हर साल नहीं निकालता है इसको, इसने 2020 में निकाली। एंड इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होती है, ठीक है, आपने इंटरनेशनली, आपने इंडिया में कोई टाइगर मारा, उसके पार्ट्स अपने चाइना में भेजे या कहीं और यूरोप में सप्लाई करे, तो जो मनी आएगा, ठीक है ना, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल बॉर्डर में क्रॉस हो रही हैं चीज़ें, तो जो मनी आएगा दैट इज़ यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इज़ यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे मैंने बताया था कि मैंने इंडिया से किसी कंट्री में कैश भेज दिया, फिर वहाँ से घूम फिर के आ गया, तो ब्लैक को वाइट करने का तरीका है। तो वैसे ही इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड भी ब्लैक को वाइट में करने का एक वन ऑफ द तरीके हैं। तो इस रिपोर्ट में ये रिकमेंड किया गया है कि जो मनी इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, अगर कोई भी बंदा पकड़ा जाता है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड करते हुए, तो हमें ऐसा मतलब FATF को ऐसा मानना चाहिए कि उस बंदे ने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, ठीक है ना। दीज टू आर रिलेटेड। इसलिए अगर कोई इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड करता है तो ही शुड बी प्रोसिक्यूटेड या प्रोसीडेड अगेंस्ट इन अ सिमिलर वे एज इफ समवन इज डूइंग मनी लॉन्ड्रिंग। ये उस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन थी। UNSC, इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ UNSC पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार बन चुका है। दिस इज इंडियाज 8th टर्म। इंडिया 8वीं बार UNSC का मेंबर बना है। पहली बार बना था 1950-51 में, इससे पहले बना था 2011-12 में, ठीक है। तो UNSC के बारे में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। UNSC क्या है? इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ UN के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। जनरल असेंबली, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ UN। तो पहला आएगा जनरल असेंबली, सेक्रेटेरिएट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जो ICJ है ना, इसकी खास बात ये है कि न्यूयॉर्क में नहीं है, ये है हमारा न्यूयॉर्क। UN के सारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, सारी एजेंसीज की बात नहीं कर रहे।
वो न्यूयॉर्क में है, लेकिन जो आईसीजे है वो नीदरलैंड्स में है। ठीक है। और कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन है? ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल नॉन फंक्शनल है 1994 के लिए। इसका काम था मैंडेट्स को देखना। 1994 में आखिरी मैंडेट को आज़ादी मिल गई थी, तब से ये नॉन फंक्शनल है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ यूएनएससी। यूएनएससी का मेन फंक्शंस क्या है? ऑब्वियसली टू इंश्योर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दूसरा, अगर कोई यूएन का मेंबर बनना चाहता है, जनरल असेंबली का मेंबर बनना चाहता है, उसको मेंबर बनाना है नहीं बनाना है, वो यूएनएससी डिसाइड करता है। अप्रूव चेंजेस टू द यूएन चार्टर। यूएन चार्टर को चेंज करना है तो यूएनएससी कर बताएगा उसको क्या चेंज करना है, उसको अप्रूव करेगा। कहीं पे पीस कीपिंग ऑपरेशंस करवाने हैं, किसी कंट्री पे इंटरनेशनल सैंक्शंस डालने हैं, मिलिट्री एक्शन लेना है, तो वो सारे काम यूएनएससी करता है। खास बात यह है, इट इज़ द ओनली यूएन बॉडी विच कैन इशू बाइंडिंग रेजोल्यूशंस। कोई और यूएन की बॉडी किसी भी कंट्री के ऊपर बाइंडिंग रेजोल्यूशंस नहीं पास कर सकती है। रिकमेंड कर सकती है, सजेस्ट कर सकती है, बट बाइंडिंग रेजोल्यूशन नहीं पास कर सकती। यूएनएससी इज द ओनली सच जो कि बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास कर सकती है। इसकी प्रेसिडेंसी हर महीने रोटेट होती है अमंग इट्स मेंबर्स। कितने मेंबर्स होते हैं इसके? 15 होते हैं, 5 परमानेंट, आपको नाम पता है, एंड 10 टेम्पररी। जो 10 नॉन परमानेंट होते हैं वो 1965 से हैं। 1965 से पहले 6 टेम्पररी मेंबर्स होते थे। 1965 से 6 की जगह 10 टेम्पररी मेंबर्स होते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो आ सकता है ना यूएनएससी पे, वो आएगा या तो फंक्शंस पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस, या आ जाएगा इन नॉन परमानेंट मेंबर्स के बारे में, क्योंकि इंडिया ये बना है नॉन परमानेंट मेंबर। तो इनको इलेक्ट कौन करता है? नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, सीक्रेट वोटिंग के थ्रू बाय 2/3 वोट्स। अब ये सोचो कि मान लो इंडिया एंड मान लो 2 कंट्रीज हैं, आपस में लड़ाई है कि कौन बनेगा। तो अगर 50% वोट चाहिए फिर तो आसानी से कोई ना कोई बन सकता है, भाई जिसको ज़्यादा वोट मिले वो बंदा बन गया। लेकिन अगर 2/3 वोट चाहिए तो इसमें तो टाई होने के काफ़ी चांसेस हैं, है ना, कि मान लो आधी कंट्रीज चाहती है कंट्री ए को, आधी कंट्रीज चाहती है कंट्री बी को, तो उस केस में कोई बन नहीं पाएगा। तो ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ रहती है। जैसे 1979 में 154 राउंड्स ऑफ वोटिंग करवानी पड़ी थी, बिकॉज क्यूबा और कोलंबिया दोनों अड़े हुए थे कि हमें मेंबर बनना है। बार बार वोटिंग होती रही, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला। 154 टाइम्स वोटिंग करवानी पड़ी, एंड अल्टीमेटली उन दोनों ने सोचा है दोनों वापस कर लेते हैं, इससे बेटर मैक्सिको को बना देते हैं। ठीक है, एक बार जब बनते हो नॉन परमानेंट मेंबर तो 2 साल के लिए बनते हो, यानी कि 5 मेंबर्स हर साल इलेक्ट किए जा सकते हैं। यहाँ पे यूपी से कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, मेंबर्स कितने हैं? 10। टर्म इज ऑफ 2 ईयर्स। तो सेंटेंस यूपीएससी कुछ ऐसे फ्रेम करेगा कि आफ्टर एवरी 2 years 10 non-permanent members are elected by the United Nations General Assembly by secret ballot by 2/3 votes। तो आपका फोकस होगा 2/3 वोट, सीक्रेट बैलेट, 10 नॉन परमानेंट मेंबर, 2 ईयर टर्म। आप ये भूल जाओगे कि उसने बोला आफ्टर एवरी 2 years। नहीं, आफ्टर एवरी 2 years इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन हर साल होते हैं। हर साल 5 मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं। तो लैंग्वेज को थोड़ा आराम से पढ़ना। एक बार जब कोई कंट्री रिटायर हुई तो इमीडिएटली री इलेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ टाइम बाद एक बार गैप ले लो, उसके बाद तुम री इलेक्ट हो सकते हो। अच्छा, एक मिलती जुलती चीज़ है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, UNHRC। उसमें क्या होता है, उसमें आप कॉन्जिक्यूटिवली बन सकते हो। आप अभी मेंबर हो, रिटायर हो गए, फिर दोबारा री इलेक्शन हो गया, आप लड़ सकते हो री इलेक्शन, री इलेक्ट हो सकते हो। गुड। क्या थर्ड टाइम भी री इलेक्ट हो सकते हो लगातार? नहीं, थर्ड टाइम नहीं हो सकते। ठीक है, एक बार इलेक्ट हुए फिर री इलेक्ट हुए, उसके बाद नहीं हो सकते। UNHRC में ऐसा था। यहाँ पे क्या होता है, एक बार इलेक्ट हो गए तो दोबारा इमीडिएटली नहीं हो गए, उसके बाद आपको गैप देना पड़ेगा, एटलीस्ट एक बार गैप देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है। इलेक्शन इज ऑन रीजनल बेसिस। रीजनल बेसिस मतलब ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इनमें से 2 सीट्स आती हैं लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन से, 2 सीट्स आती हैं वेस्टर्न यूरोप से, 1 सीट आती है ईस्टर्न यूरोप से, 3 सीटें अफ्रीका से, 2 सीटें एशिया से। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी याद करना चाहो याद कर सकते हो। 2009 का यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया था। 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं, जिनको जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। कितने टर्म के लिए? 2 साल के लिए। नेक्स्ट टॉपिक,
ये कुछ टर्म्स हैं, EMASOH RMIFC। न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ ये थी कि इंडिया ने कहा है कि वो अपने कुछ नेवी ऑफिसर्स को एज अ लिएजा अपॉइंट करेगा मैडागास्कर और अबू धाबी में फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। देखो सिंपल सी बात यह है कि जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन बहुत बड़ा है एंड पानी के अंदर सर्वेलेंस करना काफ़ी मुश्किल होता है। मान लो चाइना ने एक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी, सपोज, कंसेप्ट समझो। देखो ये हमारी धरती है, ये एक कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है। एक कंट्री ने मान लो कोई मिसाइल छोड़ी है ऐसे दूसरी कंट्री के लिए, तो आसानी से रेडार के थ्रू, रेडार बहुत पावरफुल होते हैं, ऊपर सैटेलाइट भी घूम रही हैं, तो जैसे कोई सैटेलाइट कोई मिसाइल लॉन्च होता है या कोई भी मूवमेंट होती है हवा के अंदर, ईजिली उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, रेडार्स आर वेरी पावरफुल। इनफैक्ट अगर बादल हैं, बारिश हो रही है, तब भी रेडार देख सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बादल हैं तो रेडार देख नहीं पाएगा दूसरी तरफ। लेकिन जब आप ओशन की बात करते हो, पानी के अंदर, तो पानी के अंदर सर्वेलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। सोनार होता है बट सोनार की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर इंडियन ओशन बहुत बड़ा है तो वहाँ पे आपको शिप्स की जो मूवमेंट ट्रैक करनी है, शिप्स की, सबमरीन्स की, मर्चेंट शिप्स होते हैं ट्रेड के लिए, मिलिट्री शिप्स होते हैं, उसके लिए आप अकेले ये काम नहीं कर सकते हो। यू नीड सम कॉपरेशन विद अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो उसके लिए बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो जैसे क्या है कि इंडियन ओशन कमीशन है, उसने, इंडियन ओशन कमीशन क्या है ये देखेंगे अभी। इन कंट्रीज़ ने इस एरिया में शिप्स की मूवमेंट को देखने के लिए कुछ अपना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का तरीका बनाया हुआ है। ऐसे ही अलग अलग जगहों पे होता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के तरीके। तो इंडिया ने कहा भाई ये जो रीजनल ग्रुप्स हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के, हम उनके साथ और अच्छा कॉपरेशन करेंगे ताकि हमें इंडियन ओशन में किसकी क्या मूवमेंट हो रही है उस पर और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, दैट इज अ क्रक्स ऑफ दिस न्यूज़। प्रीलिम्स के लिए आपको क्या पढ़ना है? प्रीलिम्स के लिए इन चीज़ों पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूरोपियन मैरीटाइम अवेयरनेस इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ऑफ इंडियन ओशन रीजन, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में सिंपली। तो देख लेते हैं एक बार। पहला है यूरोपियन मैरीटाइम अवेयरनेस इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये सऊदी अरेबिया जो अरेबियन पेनिनसुला है। नीचे है रेड सी, यहाँ पे जो पतला सा है बब अल मंडब, गल्फ ऑफ एडन, ज्योग्राफी में आ सकती हैं सारी चीज़ें, याद कर लेना है इसको। इस तरफ आ जाओ, पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे जो पतला सा है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, गल्फ में हमेशा टेंशन रहती है बिकॉज ऑफ राइवलरी विद ईरान। ठीक है, डर लगा रहता है कि ईरान कुछ कर ना दे, कोई अटैक ना कर दे छोटा मोटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने शिप्स को सिक्योर रखना पड़ता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में मैरीटाइम अवेयरनेस बढ़ाने के लिए यूरोप की 8 कंट्रीज ने एक इनिशिएटिव लिया जिसका ये नाम है। पर्पस यही है कि यहाँ पे आपके मर्चेंट शिप्स सेफली ट्रांजिट कर पाएँ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अबू धाबी में। ये यूएई है, इसकी यहाँ पे कैपिटल है अबू धाबी। अबू धाबी में फ्रांस का नेवल बेस है, वो उसका हेडक्वार्टर है। कंसेप्ट समझ गए आप? ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आप समझ लो किस बारे में बात हो रही है। इंडियन ओशन कमीशन 1982 में इंडियन ओशन कमीशन बनाया गया। किन कंट्रीज ने? इन 5 कंट्रीज ने, सेशेल्स, कोमोरोस, मॉरिशियस, मैडागास्कर, ला रियूनियन। ये क्या है ला रियूनियन? ये छोटे से आइलैंड्स हैं, फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है, तो फ्रांस इज अ पार्ट ऑफ दिस। तो यूपीएससी कंफ्यूज कैसे कर देगा? कहेगा इंडियन ओशन कमीशन का कौन पार्ट है? कहेगा इंडिया पार्ट है और फ्रांस पार्ट नहीं है, उल्टा कर देगा। जबकि इंडिया पार्ट नहीं है, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन कमीशन और फ्रांस इज अ पार्ट। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को। दूसरी बात, इंडिया को इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है, मेंबर नहीं बना इंडिया इसका। ठीक है, ऐसे ही इसका भी एक प्रोग्राम था, मेज प्रोग्राम, कि यहाँ पे सिक्योरिटी रहे। ठीक है, इस रीजन में कोई पायरेसी ना हो। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए एक प्रोग्राम था, मेज प्रोग्राम। आई थिंक 2013 में शायद लॉन्च हुआ था, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेज प्रोग्राम के लिए फंडिंग देता है यूरोपियन यूनियन। अब इनको भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है, तो उसके लिए इन्होंने बना दिया इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए RMIFC। ये इसके फॉर्म ये है, रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। ठीक है, हेडक्वार्टर मैडागास्कर। तो क्वेश्चन मैक्सिमम यही आएगा कि IOC में कंफ्यूज कर देगा यूपीएससी, और कोई बात नहीं है। ऐसी यूरोपियन मैरीटाइम अवेयरनेस इन स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में शायद ज्योग्राफी पूछ ले कि हॉर्मूज कहाँ पे है, क्या देगा रेड सी में है स्टेट ऑफ हॉर्मूज, सिंपल। ये क्या है? इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन, इंडियन नेवी का। कुछ नहीं है, इंडियन नेवी में इंडियन नेवी ने अपना गुरुग्राम में एक
सेंटर खोला हुआ है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इंडियन ओशन के बारे में एक जगह रखी जाती है, ताकि एक प्रॉपर व्यू मिलता रहे कि क्या क्या चल रहा है इंडियन ओशन के अंदर, और कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। 2017 में एक क्वेश्चन आया था इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में। तो अब बेसिक फैक्ट्स ध्यान रखो कि इंडिया ने इसको इनिशिएट किया था 2008 में, हर ऑल्टरनेट ईयर्स में होता है। इसमें नेवी चीफ्स मीट करते हैं टू इंक्रीज देयर मैरीटाइम कॉपरेशन इन द लिटोरल स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन। देखो बात सुनो, नाम क्या है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। नेवल सिंपोजियम मतलब कि नेवी के चीफ मीट करेंगे, ठीक है। लिटोरल स्टेट्स का क्या मतलब होता है, ये कुछ नहीं, एनवायरमेंट का कंसेप्ट है कि जैसे कोई भी शोर होता है, ठीक है ना, मतलब कोस्ट के पास की जो जगह उसको लिटोरल जोन कहते हैं। जो जगह कोस्ट से दूर हो गई उसको बोल दोगे लिम्नाटिक जोन। अब लिम्नाटिक जोन में भी 3 लेयर्स होती हैं, लिम्नाटिक, प्रोफंडल, बेंथिक। ये एनवायरमेंट में पड़ा होगा ना, लेक के या सी के बॉटम में जो चीज़ को बोल दिया बेंथिक, उसके ऊपर प्रोफंडल, उसके ऊपर लिम्नाटिक। तो ऑर्डर पूछ सकता है यूपीएससी, ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको बताओ। एक मिलती जुलती चीज़ है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये पूछा था यूपीएससी ने 2015 में। 1997 में बना था, हेडक्वार्टर मॉरिशियस में है। यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स मीट करते हैं, तो यूपीएससी कंफ्यूज कर देगा। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम में बोल देगा कि फॉरेन मिनिस्टर्स मीट करते हैं, नेवल मतलब नेवी, तो नेवी चीफ मीट करेंगे। यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स मीट करते हैं। 23 कंट्रीज इसका पार्ट हैं, पाकिस्तान और म्यांमार नहीं है। अगर आपको याद करना है कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का कौन कौन सी कंट्री पार्ट है, तरीका सिंपल सा ही है कि सारे क्वेश्चन सही मार्क कर देना एज लॉन्ग एज वो कंट्री इंडियन ओशन रीजन की हो एंड पाकिस्तान और म्यांमार ना हो, ठीक है। इट कंडक्ट्स इंडियन ओशन डायलॉग। इंडियन ओशन डायलॉग क्या है, इट्स अ ट्रैक 1.5 डायलॉग। ट्रैक 1.5 डायलॉग का मतलब क्या होता है, डिप्लोमेसी में ना, जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मीट कर रहे हैं, मान लो इंडिया पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफिशियली मीट कर रहे हैं, तो दैट इज ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। अगर उन ऑफिशियल्स के साथ कुछ नॉन ऑफिशियल्स भी प्रेजेंट हैं, उसको बोलते हैं ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी। एंड व्हाट इज ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, इट इज बिटवीन नॉन ऑफिशियल्स। कई बार होता है ना, बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं, या स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में, एंड डायरेक्टली वो कंट्रीज़ ऑफिशियली मीट नहीं करती एक दूसरे को। तो उसमें ये रहता है कि जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, रिटायर्ड मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, वो लोग आपस में मिलते हैं दोनों कंट्रीज़ के, टू ब्रेक द आइस, उस तरह से। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ IORA इज अ ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी मेथड, सॉरी इंडियन ओशन डायलॉग, ठीक है। इंडियन ओशन डायलॉग इज अ ट्रैक 1.5 डायलॉग। G7 D10 ये क्या है, देखो D10 तो कुछ नहीं है। D10 तो सिंपल सी बात है कि जैसे चाइना की 5G में ऑलमोस्ट मोनोपोली है, ऑलमोस्ट, ठीक है ना। हर कंट्री को खतरा है कि पता नहीं चाइना 5G लगाएगा तो स्पाई ना करे, तो उसके लिए हमें इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, ठीक है। हमारे पास खुद की टेक्नोलॉजीज़ वगैरह होनी चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए। उसके लिए यूके ने प्रपोज किया कि वर्ल्ड की 10 डेमोक्रेसीज साथ में आएँ और वो 5G इक्विपमेंट वगैरह ढंग से डेवलप करें ताकि चाइना पे डिपेंडेंस कम रहे। तो ये प्रपोज ग्रुपिंग है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। इसके प्रपोज मेंबर्स हैं जो भी G7 है वो, एंड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, IAS, ठीक। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से D10 के बारे में शायद ना ही आए, बट हाँ G7 के बारे में आ सकता है, ठीक है। तो G7 क्या है, इट इज़ अ एनुअल समिट ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ 7 कंट्रीज एंड EU। G7 है लेकिन 7 कंट्रीज के साथ में EU भी आता है। ध्यान देना, इसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। यूपीएससी लंबे से सेंटेंस में फॉरेन मिनिस्टर्स इंसर्ट कर देगा एंड आप क्वेश्चन को सही कर दोगे, तो ये चीज़ें ध्यान रखा करो। क्यों बनाया गया था, 1973 में ग्लोबल ऑयल क्राइसिस हुआ था, तो कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स थे कुछ कंट्रीज़ के, बड़ी बड़ी 5 इकोनॉमीज़ के, वो आपस में मिले, उन्होंने कहा कुछ करना चाहिए, तो फाइनली 1975 में G7 बनाया गया था। इसका कोई भी हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट नहीं है, मीटिंग है, बेसिकली मीटिंग होती है, ठीक है। 1989 में इसने FATF बनाया था, जिसकी हम बात पहले कर चुके हैं। 1998 से 2014 के बीच में G7 वर्कड एज G8 क्योंकि इसमें रशिया भी इंक्लूड हो गया था, राइट। नाउ रशिया को 2014 में निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया था, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था, इसलिए इन्होंने रशिया को निकाल दिया था, ठीक है।
जून 2021 में यूके विल होस्ट द G7 मीटिंग, जिसमें इंडिया और कुछ कंट्रीज़ को बुलाया गया है, बट ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इंडिया कुछ 5-6 बार इंडियन पीएम हैज़ अटेंडेड G7 5 और 6 टाइम्स पहले भी, ठीक है। तो एक पहली बार नहीं है, जस्ट रिमेंबर दिस वन। 2009 में क्वेश्चन आया था कि जो G8 है, जो G7 की तरह शुरू हुआ था, ठीक है, उसमें कौन सी कंट्री उस टाइम नहीं थी, ओरिजिनली नहीं थी इस ग्रुप का पार्ट, तो रशिया थी, ठीक है ना। रशिया वॉज अ पार्ट बिटवीन 1998 एंड 2014। कंट्रीज़ के नाम आ जाए याद करने को, तो आप याद कर सकते हो कि जो अमीर कंट्रीज़ होती हैं वो अपनी GF के साथ जूस पीती हैं, ठीक है। तो जूस GF ये जो है जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है। ये G7 की मीटिंग हो रही है और बीच में ये मैंने जूस की फ़ोटो खुद डाली है, तो ये लोग जूस पी रहे हैं। फाइन, दैट इज़ द कंट्रीज़ ऑफ G7। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जैसे एक्सप्रेस में खबर छपी कि UN एजेंसी कह रही है कि जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं नॉर्दर्न यूरोप में, वहाँ पे अचानक से रेडियो एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ गई थी, तो उनको कोई सोर्स नहीं मिला उसका, ठीक है। तो अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि ये UN एजेंसी कौन सी है रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है कि जो अपना IAEA है उसी को बोला जा रहा है, बट UPSC आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है। वो ऐसे बोल देगा जो IAEA है इट्स अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN, जबकि गलत है, इट इज़ नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN, ठीक है। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट ऑफ UN, 1957 में इसको बनाया गया, इसका हेडक्वार्टर वियना में है, टू प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, लेकिन इट वॉज स्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट ऑफ UN, स्टिल इट रिपोर्ट्स टू UNGA, जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ UN सिस्टम। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट ये सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज में यही चीज़ लिखी जाती है, तो UPSC इसको एज इट इज़ लिख सकता है, तो उसको याद कर लो, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ UN, यस। इट रिपोर्ट्स टू UNGA एंड UNSC, यस इट रिपोर्ट्स। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी, नो इट इज़ नॉट। UN के सारे मेंबर्स इसके पार्ट नहीं है, इसके मेंबर नहीं है। 2005 में इसको नोबेल पीस प्राइज मिला था। IAEA को आप UNAEC से कंफ्यूज मत करना, जो था ना UN एटॉमिक एनर्जी कमीशन, वो अलग था। वो क्या था, देखो जब 1946 में जनरल असेंबली ने अपने पहले रेजोल्यूशन से ही इसको बनाया, इसका पर्पस ये था कि एटॉमिक एनर्जी की डिस्कवरी से अब कुछ नई प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। उससे बॉम्ब बनाया जा सकता है, क्योंकि तब तक न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ चुका था US से, तो उससे आने वाली जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, उनको टैकल करने के लिए ये एजेंसी बनाई गई। यहाँ पे USA ने एक बरूच प्लान प्रपोज किया था, एक बंदा था USA का बरूच, उसने प्रपोज किया था ये। तो USA ने कहा था भी देखो ऐसा है कि एज ऑफ नाउ, एज ऑफ 1946 USA दुनिया की अकेली कंट्री है जिसके पास एटॉमिक वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उस समय किसी और के पास नहीं थे। तो उसने कहा कि वी आर रेडी टू डिस्ट्रॉय ऑल आर न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइडेड कि यूनाइटेड नेशंस ये बात कह दे कि हाँ भाई वर्ल्ड में और कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगी, ठीक है। हम अपने वेपन डिस्ट्रॉय करने को तैयार हैं, बट कोई और कंट्री भी ना बनाए इन वेपन्स को। तो ऑलमोस्ट एवरीवन अग्रीड ऑन दिस, बट USSR नहीं माना, एंड इसलिए ये प्लान नहीं हो पाया, एंड आज बहुत सारी कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसका कुछ काम वाम चल नहीं रहा था, तो इसलिए इसको 1952 में बंद कर दिया गया। नेक्स्ट इज इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, जैसे न्यूज़ थी ना ये, लेजिस्लेटर्स इन 8 कंट्रीज फॉर्म अलायंस टू रिफॉर्म डेमोक्रेटिक अप्रोच टू चाइना, तो क्वेश्चन आ जाएगा इट इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 कंट्रीज वगैरह वगैरह वगैरह। गलत है, मैंने बोला इंटर गवर्नमेंटल अलायंस, गलत है। इंटर गवर्नमेंटल अलायंस में गवर्नमेंट्स पार्ट लेती हैं, ये गवर्नमेंट्स का इनिशिएटिव नहीं है, ध्यान रखो। इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना इज नॉट अ इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट्स, ये MPs का इनिशिएटिव है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में MPs हैं, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज में MPs होते हैं, तो उनमें से 8 कंट्रीज़ के 8 डेमोक्रेसीज़ के MPs ने सोचा कि हम चाइना जो इतनी बुलिंग करता है, इसकी एंटी डेमोक्रेटिक अप्रोच रहती है, उसको डेमोक्रेटिक कंट्रीज को कैसे टैकल करना चाहिए, उसके लिए इनका एक अलायंस है, बस सिंपल। तो इट इज़ अलायंस ऑफ लेजिस्लेटर्स नॉट ऑफ कंट्रीज, एंड जिन 8 कंट्रीज के लेजिस्लेटर्स ने बनाया था, इंडिया उनमें से एक नहीं है, ठीक। पर्पस इसका सिंपल से यही है कि टू रिफॉर्म द डेमोक्रेटिक कंट्रीज अप्रोच टू चाइना, जो मैंने आपको बताया अभी।
इट वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन जून 4 2020। यहाँ पे दिया है जून 5, ये गलत है, जून 5 नहीं है, जून 4 है। एक्चुअली बनाया वहाँ पे गया था, वो जो टाइम डिफरेंस होता है ना वेस्टर्न और इंडियन कंट्रीज, इंडिया में और वेस्टर्न कंट्रीज में टाइम डिफरेंस की वजह से इन लोगों ने छाप दिया जून 5, जबकि जून 4 को बनाया गया था। एंड जून 4 को इसलिए बनाया गया बिकॉज ऑफ जून 4th इंसिडेंट, दैट इज़ द तियानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट जब हुए थे। तो बेसिकली क्या था, जब आपको पता ही होगा कि बीजिंग में एक तियानमेन स्क्वायर है, ठीक है, काफ़ी टाइम से वहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट चल रहे थे। एंड जून 4 को वहाँ पे गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया था और आर्मी भेज दी थी टू ऑक्यूपाई द सेंट्रल बीजिंग। ये जो फोटो है ना, बहुत फेमस फोटो है टैंक पैन वाली, ये 5 जून को ली गई थी। ये आदमी टैंक के सामने खड़ा हो गया था, इसने कहा मैं नहीं जाने दूंगा। उसके बाद टैंक थोड़ा इस तरफ से आ रहे थे, ये बंदा वहाँ भी चला गया, टैंक को रुकना पड़ा। फिर ये टैंक के ऊपर गया, ठीक है ना, अंदर जो लोग थे उनसे कुछ बोला। उसके बाद का मतलब क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली ये बंदा जिंदा है, मर गया, क्या हुआ इसका, वो सब नहीं पता, बट हाँ इट्स अ वेरी वेरी फेमस फोटो। तो इसीलिए मतलब जून 4 इंसिडेंट की वजह से ही ये जो है अलायंस इस तारीख को बनाया गया था। ओके, थर्ड, ठीक है, तो थर्ड क्या है, ये पहले भी यूपीएससी ने 2018 में पूछा था, इट इज़ टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। सिंपल सी बात इसमें ये है कि इट इज़ इट्स एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम, ठीक है, एंटी मिसाइल सिस्टम है। कोई मिसाइल फेंक दे, उस मिसाइल से बचने के लिए, उस मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर देने के लिए एक डिफेंस सिस्टम है यूएसए का। यूएसए ने ये 3 साल पहले साउथ कोरिया में लगाया था, ठीक है। उस समय नॉर्थ कोरिया बहुत हरकतें कर रहा था, नॉर्थ कोरिया हर जगह अपने मिसाइल फेंक रहा था बार बार टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो यूएसए ने कहा कि हम साउथ कोरिया की रक्षा के लिए वहाँ पे अपना एंटी ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको लगा रहे हैं। तभी न्यूज़ में था, तो यूपीएससी ने पूछ लिया था। चाइना इसको क्यों अपोज करता है, वो तो उनकी डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है, बट एक रीज़न ये भी है कि ये सिर्फ मिसाइल नहीं है। इस मिसाइल को काम करने के लिए रडार चाहिए होता है, किसी भी मिसाइल को काम करने के लिए रडार चाहिए होता है। इसका रडार इतना पावरफुल है कि वो चाइना की एयर स्पेस को काफ़ी हद तक मॉनिटर कर सकता है। एंड बीजिंग भी दूर नहीं है, बीजिंग पास में ही है, ठीक है ना। तो चाइना को डर है कि एक तरह से जो है यूएसए इस धाड़ के बहाने हमारे ऊपर सर्वेलेंस कर सकता है। तो डैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस वाई चाइना इज प्रोटेस्टिंग। एंड एग्जाम के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि साउथ कोरिया इज नॉट द फर्स्ट कंट्री जिसमें यूएसए ने ये डिप्लॉय किया है। इससे पहले भी कई कंट्रीज में यूएसए इसको डिप्लॉय कर चुका है। हम कोशिश करेंगे कि फरवरी 2021 के अंदर, इसी महीने, हम जून और जुलाई एटलीस्ट 2 महीने के करंट अफेयर कवर कर लें। अगली वीडियो 3-4 दिन में आ जाएगी। जैसे वीडियो आती है आपको उसकी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।